हेलो गाइस, मैं अमर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल पुल चैनल में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम DFCCIL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की डिटेल वीडियो बना रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम देखेंगे आज 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन DFCCIL में आते हैं, किस तरीके का पैटर्न वो रखता है क्वेश्चनों का, उसी पे आज डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 555 टाइमर IC कैन हैव ऑपरेशन मोड एज। देखिए, जो 555 अपनी टाइमर IC है उसमें 8 पिन IC होती है, 8 पिन होती है IC के अंदर 555 IC में, ठीक है ना। ये पिन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्राउंड। सेकंड नंबर ट्रिगर, थर्ड नंबर आउटपुट, फोर्थ रीसेट, 5 कंट्रोल, 6 थ्रेशोल्ड की होती है, 7 डिस्चार्ज की होती है और 8 VCC होती है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके का ऑपरेशन करता है, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल तीनों का ऑपरेशन करता है। ए स्टेबल मतलब वन स्टेबल स्टेट हो गई। मोनोस्टेबल में क्या होता है, अपन ट्रिगर करा के इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और बाईस्टेबल में 2 स्टेट हो सकती हैं, आपकी स्टेबल स्टेट हो सकती हैं, ठीक है ना। ये मल्टी वाइब्रेटर के चैप्टर में हम जब डिटेल एक वीडियो बनाएंगे एनालॉग कम्युनिकेशन में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसके फॉर्मूले बनते हैं अलग अलग। पूरे चैप्टर पे एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ अ सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड। देखिए, सिग्नल वेव को कैरियर वेव पे चढ़ा के ट्रांसमिट करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है। देखिए, मॉड्यूलेशन कहलाती है। किसी भी सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है तो सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही लो होती है। तो इतनी लो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत लंबे एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना लंबा एंटीना हम लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, लंबा एंटीना ना लगाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमिटिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसकी जो रेंज होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए हम सिग्नल वेव के साथ, कैरियर वेव के साथ सिग्नल वेव को ऐड कर देते हैं। तो कैरियर वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। तो उसके साथ इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना कम हमें एंटीना की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन होता है। और डीमॉड्यूलेशन तब होता है जब रिसीविंग एंड पे हम उसको सिग्नल को और कैरियर वेव को अलग अलग करना होता है, वो डीमॉड्यूलेशन होता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं, जब किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्वांटाइज कर देते हैं। मतलब जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसको पहले सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद हम उसको क्वांटाइज कर देते हैं। मतलब कंटिन्यूस टाइम को डिसकंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। कंटिन्यूस टाइम हो गया आपका एनालॉग सिग्नल और डिसकंटिन्यूस टाइम हो गया आपका डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द रेगुलेटर IC 7905 प्रोवाइड रेगुलेटेड आउटपुट। देखिए 79, अगर आपको 9 अगर होना, अगर इन 4 डिजिट में 9 अगर आपको दिख रहा है ना, 9 का मतलब हो गया नेगेटिव। एंड से आप याद रखिए नेगेटिव, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव। जो एंड वाली डिजिट होगी फोर्थ में 5, उसकी वो होगी आउटपुट वोल्टेज। अब 7 9 सेकेंड डिजिट से आपको देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव आउटपुट देगी। तो 9 से हो गया आपका नेगेटिव आउटपुट और 5 से हो गया 5 वोल्ट। तो 7 9 मतलब 9 मतलब नेगेटिव वोल्टेज, 5 वोल्ट मतलब 5, तो -5 वोल्ट देगी। तो इसका मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आपको देख सकते हैं। 7 9 जो होती है वो नेगेटिव आउटपुट देती है। और 7 8 सीरीज की जो IC होती है रेगुलेटर की, 7805, 7812, 7815, ये पॉजिटिव की देती है, आपको पॉजिटिव आउटपुट देती है। तो कई बार इसकी पिन डायग्राम भी पूछ लेता है कि 7905 IC की 2 नंबर पिन क्या होगी, तो इनपुट होगी, ठीक है ना। 1 नंबर ग्राउंड होगी, 3 नंबर आउटपुट होगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये पूछ रहा है इसमें कि ये जो सर्किट हमें दिखा रखा है ये किस तरीके का है। देखिए, जो हमारा अपना इन्वर्टर होता है, नॉट गेट होता है, नॉट गेट में क्या होता है, हम VCC इसको डायरेक्ट देते हैं और VCC आउटपुट में सीधा सीधा मिल जाती है हमें, VDD या VCC। अगर हम इसको 5 वोल्ट दे रहे हैं VDD, सपोज आप मान के चलिए 5 वोल्ट हमने VDD इसको दे दी, तो आउटपुट में क्या होगा, सेम 5 वोल्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर हम Vin को कंट्रोल करें, Vin को कंट्रोल करें तो ये क्या करता है, अगर हम इसको पॉजिटिव 2 वोल्ट दे रहे हैं, 2 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, -2 कर देगा।
इन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसमें सिग्नल आप इसको ऐसे देख रहे हो, ये एरो इधर है एक इधर है, तो इसमें एक ही कंडीशन में ये ट्रिगर करेगा, या तो इसको पॉजिटिव दोगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, और नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। देखिए बफर क्या होता है, बफर का काम क्या होता है, किसी सिग्नल के लेवल को बढ़ाना, जैसे हमारा लो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना बफर काम करता है, और नैंड गेट का ये है नहीं, तो नैंड गेट ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। नैंड गेट का आपको सिंबल पता होगा, नैंड गेट का सिंबल कैसे बनता है, ठीक है। नैंड गेट का सिंपल ये ऐसे बनता है सिंबल, ये हो गया आपका एंड, और यहाँ पे आप लगा दोगे नॉट, तो हो गया नैंड, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिस्टर बफर क्या होता है, ट्रांजिस्टर बफर का वीडियो हम बताएंगे एक डिटेल में, उसमें हम बताएंगे ECL, मॉसफेट, लॉजिक फैमिली, इनके जो वो होते हैं, डिले टाइम होता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें ट्रांजिस्टर बफर भी बताएंगे हम, ट्रांजिस्टर बफर कैसे काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बफ इन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर अ जीरो मीन साइन वेव इन द RMS वैल्यू इज 100, व्हाट इज अ पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। देखिए जीरो रेफरेंस क्या होता है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये 0 वोल्टेज है, ठीक। अब ये 0 से मीन कह रहा है, मतलब ये 100 वोल्ट कह रहा है। ये 100 वोल्ट अगर पॉजिटिव में ऊपर होगी तो 100 नीचे भी होगी, ठीक है, माइनस में प्लस में, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें RMS दे रखी है, RMS 100 दे रखी है, RMS 100 दे रखी है, पीक ओनली, V पीक दे रखी है। अब हमें पीक टू पीक निकालना है, VPP निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 ऊपर 100 नीचे, तो VPP कितनी हो गई 200। अब 200 का हम क्या निकालेंगे, 200 का पीक टू पीक वो एम्पलीट्यूड निकालना है। पीक टू पीक निकालने के लिए किससे करेंगे, √2 से इंटू कर देंगे। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, 200 को 1.414 से करेंगे तो आपका 280 के समथिंग आंसर आ जाएगा। अगर आपको वोल्टेज पीक टू पीक VPP दे रखी है और पूछ रहा है RMS निकाल लो, तो आप क्या करोगे, √2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, RMS, ठीक है। RMS क्या है, एक जो हम देखेंगे AC साइकिल में हमारी क्या होती है। अब मैं इससे आपसे पूछूं कि इसमें वोल्टेज का लेवल क्या है, तो आप तो कह दोगे सर ये 100 है और ये नीचे भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो हमें तो पता नहीं कितनी वोल्टेज आ रही है। तो RMS क्या होता है, इन सारी वोल्टेज जो पीक टू पीक वोल्टेज का, वोल्टेज पीक प्लस वोल्टेज पीक माइनस का जो एवरेज निकल के आता है ना, एवरेज जो निकल के आता है उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इम्पिडेंस ऑफ टेलीविजन कोएक्सियल केबल इज यूजुअली, देखिए इम्पिडेंस पूछ रहा है टेलीविजन की कोएक्सियल केबल का। ये क्वेश्चन आपका इसरो में भी बनता है, ठीक है ना, इसरो में और DRDO में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो कोएक्सियल केबल का बनता है वो 75 ओम बनता है। इसको आप रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन ही है, बहुत सारे एग्जामों में आता है कि ये कितना होता है। तो टेलीविजन में जो कोएक्सियल केबल, ये केबल यूज़ होती है, हम केबल वगैरह जो घर में लगता है सेट टॉप बॉक्स में यूज़ होती है यूजुअली, ठीक है ना, तो ये आपका है 75 ओम। नेक्स्ट, एन अनवांटेड सिग्नल द एंटर्स द ट्रांसमिटिंग सिग्नल विच कैन नॉट बी कंट्रोल इज कॉल्ड। देखिए जो अनवांटेड सिग्नल आ जाता है, जैसे हमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कैरियर वेव पे सिग्नल वेव को चढ़ा देंगे, फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे किस, वाया थ्रू अ ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ट्रांसमिटिंग एंटीना से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल कर रहे हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 10 किलोहर्ट्ज का कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब उसमें क्या आ जाता है कि उसमें 1 किलोहर्ट्ज का क्या आ जाता है, अनवांटेड सिग्नल आ जाता है, नॉइस वगैरह कुछ आ जाती है। तो उसमें क्या करती है, वो उसके सिग्नल के जो बिहेवियर को क्या करती है, चेंज कर देती है। अब जैसे 10 किलोहर्ट्ज की ये साइकिल थी, तो इसमें क्या करेंगे, अब 11 किलोहर्ट्ज हो गया, उसमें वो भी जुड़ गया, तो ये क्या करेगी, सिग्नल के बिहेवियर को, फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देगी, ऐसे कर देगी। तो जब हम रिसीविंग एंड पे हमें क्या होगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, नॉइस को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए फिल्टर यूज़ करते हैं। तो अनवांटेड सिग्नल, एक तो हमारे दो सिग्नल होते हैं ये अनवांटेड वाले, एक तो क्रॉस टॉक होता है, जो केबल की अगर हम बात करें ना, अगर आपस में दो केबल लाते हैं तो केबल में आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जब EMF जनरेट होता है एक केबल में, वोल्टेज, अब जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हमारे टकरा के भाग रहे हैं इधर से उधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इधर से उधर जा रहे हैं, है ना, बॉन्ड बन रहे हैं उनके,
तो उनके बॉन्ड बन रहे हैं, जब उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, करंट और वोल्टेज इधर से उधर जा रही है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो एक केबल के दूसरे पास ले आते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि ईएमएफ जनरेट होता है, एक से दूसरे पास में चला जाता है, तो वो क्या करता है, एक केबल दूसरे केबल की वोल्टेज को डिस्टर्ब करती है। एक आपकी 5 वोल्ट की डीसी केबल है, उसके बगल में 230 वोल्ट की एसी हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज की आप वो ले जाइए, केबल ले जाइए। तो उसमें क्या करेगा, 5 वोल्ट का जो डीसी वोल्टेज का लेवल है उसमें बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिहेवियर जो है उसका 5 वोल्ट का चेंज हो जाएगा। वो आपको सीआरओ पे दिखेगा, सीआरओ प्रोब पे आप उसको लगाइए और उसका बिहेवियर देखिए। उसके बिहेवियर में हल्का सा स्पाइक आने लग जाएंगे, है ना, स्पाइक आने लग जाएंगे, ट्रायंगुलर स्पाइक आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, क्रॉसटॉक कहलाता है। एक होता है क्रॉसटॉक हमारा केबलों में होता है, जैसे हम देखते हैं EMI EMC लैबों में हम जो वो कराते हैं, टेस्ट कराते हैं अपनी कंपनी में, तो उसमें क्या होता है, जो क्रॉसटॉक होता है वो केबल में क्रॉसटॉक आता है, और नॉइस आता है आईसीज वगैरह या ट्रांसमिटिंग एंटीना की बात कर रहे होते हैं तो उसमें नॉइस वगैरह की बात करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स नॉइस इज अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना, अनवांटेड सिग्नल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो हो नहीं सकता। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो होता है जो हम मॉड्यूलेट करके ट्रांसफर कर रहे हैं। कैरियर सिग्नल क्या है, जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं, और मॉड्यूलेटिंग मतलब जो हो रहा है, तो इसमें हो गया नॉइस सिग्नल, ठीक है ना, अनवांटेड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ बीजेटी टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर विच ऑपरेशन रीजन इज परफेक्ट। देखिए बीजेटी जो है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, वो एज एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। तो देखिए कहेंगे सर आपने तो ये 4 ही रीजन बताए थे कि एक्टिव होता है, सैचुरेशन होता है, कट ऑफ होता है और एक्टिव इनवर्स होता है, तो इसमें तो आंसर लीनियर दे रखा है। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले हम आगे देखते हैं वीडियो, ये इमेज देखते हैं। देखिए सैचुरेशन रीजन क्या होता है, सैचुरेशन में हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है, और कट ऑफ में बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। तो जो कट ऑफ और सैचुरेशन की जो मिडल स्टेज होती है ना, ये वाली, जैसे ये हमारी क्या है, डीसी लोड लाइन है, कट ऑफ और सैचुरेशन का जो मिडल पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन को ही हम क्या कहते हैं अपना, ये लीनियर, ठीक है ना, एक्टिव रीजन को ही लीनियर रीजन कहते हैं। देखिए इसमें पढ़ते हैं, बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन अलोंग विद द लोड लाइन द एक्टिव रीजन ऑफ द बीजेटी और also known as a linear region, ठीक है। For the BJT to operate in the active region, the condition of the base emitter junction should be forward wise while the base collector junction is reverse wise। तो ये क्या कह रहा है, लोड लाइन के साथ कट ऑफ और संतृप्ति के बीच बीजेटी का सक्रिय क्षेत्र है, या इसे रेखीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बीजेटी को सक्रिय क्षेत्र में संचालित करने के लिए ये शर्त है कि बेस एमीटर को फॉरवर्ड वाइज और बेस कलेक्टर को रिवर्स वाइज, ठीक है गाइस। होपफुली आपको ये आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्टले ऑसिलेटर इज अ, देखिए हार्टले ऑसिलेटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें देख रहे हैं DFCCIL में ऑसिलेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो मैं अपने रोहित सर जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की चला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऑसिलेटर पे भी एक वीडियो बनाइए डिटेल, तो आपको उससे थोड़ी सी आसानी होगी। इसमें हम डिटेल में आपको ज़्यादा बता नहीं पाते, अगर बताएंगे भी तो वीडियो लेंथी हो जाती है। तो हार्टले ऑसिलेटर जो है वो क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, लो फ्रिक्वेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, स्टेबल फ्रिक्वेंसी भी नहीं है। हार्टले ऑसिलेटर के 2 पार्ट होते हैं, एक सीरीज ऑसिलेटर होता है और एक पैरेलल ऑसिलेटर होता है। एक पॉजिटिव पे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक पे, और एक नेगेटिव फीडबैक पे, ठीक है ना। तो हार्टले ऑसिलेटर आप याद रखिए, आपका क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफायर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है, ये इसरो में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन सेम नेगेटिव फीडबैक के जो एडवांटेजेस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं आपके इसरो के पेपर में, ठीक है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ले लीजिए, सैटेलाइट वाले में ले लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ये पता होने चाहिए, भले ही आपको पॉजिटिव के ना पता हो लेकिन नेगेटिव के जरूर पता होने चाहिए, ठीक है ना। एक बार हमने पिछला ये नेगेटिव फीडबैक का क्वेश्चन देखा था कि नेगेटिव को क्या कहते हैं, डीजनरेटिव कहते हैं। डीजनरेटिव और ये आउट फेज होता है, और पॉजिटिव जो होता है इन फेज होता है, और वो रीजनरेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका देखिए क्या क्या दे रखे हैं, प्रॉपर्टी इज एट हाईली स्टेबलाइज्ड गेन, इट कैन कंट्रोल स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, इट इज लेस हार्मोनिक डिस्टोर्शन कम होता है, इट हैज़ लेस एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन कम होता है, इट हैज़ लेस फॉर फेज डिस्टोर्शन भी कम होता है, ठीक है ना।
तो आप ये याद रखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है ना, हाई स्टेबिलिटी गेन होता है सेकंड आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एएम रेडियो। देखिए फर्स्ट में जो दे रखा है एएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी पूछी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रेडियो की रेंज पूछी है। ए फर्स्ट जो दे रखा है 88 मेगाहर्ट्ज से, ये आपका क्या होता है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये फ्रीक्वेंसी जो हम एफएम रेडियो चलाते हैं अपने घरों में, तो ये आप देखेंगे 88 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है, 91.7 एफएम ऐसे कुछ आता है, 92.7 एफएम, ठीक है। तो ये 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक का होता है। एएम की जो रेंज होती है 535 से 1605 किलोहर्ट्ज तक की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की जो रेंज होती है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो इंसानों द्वारा सुनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रॉयड क्या है। देख सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप गलत करके मत आना। एंड्रॉयड फ़ोन आजकल के सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ओएस है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है बहुत सारा, जैसे किसी कंप्यूटर का डेटा हो गया या सर्वर हो गए, बहुत सारे स्विचेस राउटर ये लगे हुए, मॉडेम लगे हुए हैं, उनका डेटा इकट्ठा हो रहा है, तो ये डेटाबेस हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई, जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम किसी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई। और डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर। देखिए एक सर्किट से दूसरे में मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है, एक ऊर्जा को एक ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट कॉइल से क्या करता है, सेकंड कॉइल में ट्रांसफ़र कर देता है इस तरीके से। ये आपकी फर्स्ट कॉइल ऐसे बनती है, ये बन गई फर्स्ट प्राइमरी, ये बन गई सेकेंडरी। तो क्या करेगा, वी इन दे रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या करेगा, वी आउट दे देगा यहाँ पे। या क्या करेगा, ये तो वोल्टेज स्टेप करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा या वोल्टेज घटाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अपना एक्सी करंट ये कैपेसिटेंस पे भी चेंजेस होते हैं और इंडक्टेंस पे भी चेंजेस होते हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी गाइज हमेशा याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, चाहे वोल्टेज घटे बढ़े, करंट बढ़े घटे, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रजिस्टर हैज़ द फॉलोइंग फोर बैंड का रजिस्टर है इन दिस कलर कोड येलो, येलो, ब्राउन, गोल्ड, नॉमिनल वैल्यू इज। देखिए 4 बैंड का होता है, 5 बैंड का होता है, 6 बैंड का होता है, SMT होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये तीनों आप पढ़ के जाइए, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है अपना कोफिशिएंट होता है, 4 बैंड की अगर बात करें, फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा, फोर्थ जो होगा वो टॉलरेंस वाला होगा। तो पहले तो 2 डिजिट होते हैं वो ऐसे सेम रख दिए जाते हैं, येलो येलो, 4 4 हो गया, ठीक है। थर्ड जो होगा मल्टीप्लायर होगा, 4 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 10 कितना हो गया, 440 हो गया। अब जो फोर्थ होता है आपका, 4 डिजिट जो होता है गोल्ड है, वो होता है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब इसकी जो 440 वैल्यू है कितने % घट सकती है इन द कंडीशन ऑफ वर्किंग कंडीशन में, कितनी बढ़ सकती है कितनी घट सकती है। मतलब 440 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, वो ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ज़्यादा हीट होने पे उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, ये उसका टॉलरेंस डिसाइड करता है। तो ये प्लस 5% बढ़ सकती है, तो 440 का 5% कितना हो गया, 44 हो गया इसका 10%, और आपका 22 हो गया इसका 5%। तो मतलब 440 माइनस 22 इसकी कम हो सकती है, और 440 प्लस 22 इसकी वैल्यू हाई हो सकती है, इसके बीच में रहेगी। तो 440 और 22 हो गया आपका 462, और 440 माइनस 22 हो गया आपका 418। तो 462 और 418 के बीच में वैल्यू इसकी अप डाउन हो सकती है रेजिस्टेंस की इन द वर्किंग कंडीशन, ठीक है। होपफुली आप ये समझ पाए होंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोलवेंट यूज फॉर क्लीनिंग अ पीसीबी। देखिए पीसीबी क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है ना। इसको क्लीन करने के लिए पूछ रहे, जैसे हम आईसी वगैरह लगाते हैं पेस्ट, वाइल यूजिंग अ पेस्ट, लिक्विड वाला होता है और एक वैसा होता है हार्ड वाला होता है। उसमें सोल्डर यूज़ करते हैं लेड और टेन का, 60-40, 80-20। तो उसमें लेड और टिन का यूज़ करते हैं। उसमें परसेंटेज पूछ सकता है क्वेश्चन में कि लेड और टिन का कितना होता है, तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है लेड और टिन का परसेंटेज कितना होता है, 60-40 या 80-20 का, ठीक है।
तो उसमें हम सोल्डर और पेस्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, चिकना चिकना हो जाता है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड होता है अपना, वो चिकना चिकना हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्लीन करना पड़ता है प्रॉपर। जो अपना पेस्ट होता है वो कंडक्टिव होता है, जो लिक्विड वाला पेस्ट होता है वो कंडक्टिव होता है। अगर दो आईसी के बीच में रह गया तो वो कंडक्टिव हो जाएगा, मतलब आईसी शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसको आइसोप्रोफाइल अल्कोहल से क्लीन करा जाता है प्रॉपरली, ताकि वो जो पेस्ट में जो रह गया है पीसीबी के ऊपर, आईसी जो हमने लगाई है, कोई भी कंपोनेंट लगाया है या ड्राई सोल्डर था उसे सोल्डर करा है, तो वो रिमूव हो जाए, जो गंदगी है उसकी जो बची हुई है सोल्डर करने के बाद वो रिमूव हो जाए। तो केमिकल नेम इसका क्या है, आइसोप्रोफाइल का पूछ लेता है कई बार, C3H80, ठीक है, H8O, ठीक है ना, ये इसका केमिकल नेम है आइसोप्रोफाइल का। ठीक है, होपफुली आप ये वीडियो समझ पाए हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो होपफुली दूसरे को भी अच्छी लगेगी, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है कि कोरोना पैंडमिक चल रहा है, तो प्लीज़ स्टे इन होम, सेफ रहिए और घर वालों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, गुड लक, बाय बाय।